नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर। आज थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल चेंज करना पड़ा। जैसे कि आप सबको पता है कि जो अकाउंट की क्लास होती है वो शाम को 7 बजे होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि कल हम लोगों ने बात की थी कि वो जो सिलेबस है किस तरीके से जो नई शिक्षा नीति के तहत आपका एग्जाम होना है, तो कल अजय सर और मेरे द्वारा सारी जानकारी आप लोगों को दी गई है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो भी जानकारी E3 एकेडमी के द्वारा दी गई है उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और ईमानदारी और लगनता के साथ अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए बातों को वहीं पे विराम देते हैं, उन बातों को, और चलते हैं अपने सब्जेक्ट में। हम लोग बात करें साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन चैप्टर के बारे में, और अगर बात की जाए तो हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उनके बारे में भी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, तो बहुत आराम से देखिएगा। सर लगा दीजिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप अपने बुक से मिला सकते हैं। जिनकी बुकों में ये क्वेश्चन नहीं है वो इन क्वेश्चनों को लिख भी सकते हैं अपनी नोट्स में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपके बुक में जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को करिएगा, आपसे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे केवल नाम चेंज हो सकता है, वहां पे केवल मद चेंज हो सकती है, करने का तरीका बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राकेश, राजेश और अनुपम साझेदार हैं जो क्रमशः 1/2, 1/4, 1/4 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उनका लाभ का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2, 1/4 और 1/4। ठीक है, सबसे पहली समस्या तो हमारे पास यही है। क्यों समस्या यही है, इतना आप सब लोग समझ लीजिए, ये होता है अंश और ये होता है हर। यहां पे हर समान होना चाहिए, तभी चीजें बराबर बट पाएंगे सभी साझेदारों में। मतलब हर को क्या करना पड़ेगा, समान। और आप सबको पता है कि हर को समान करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम। और एलसीएम आ कितना जाएगा, बोले सर 2, 4, 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 का 1 में गुणा करते हैं, ये सबको पता है। 4 में 4 का भाग 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा 1 आएगा, 4 में 4 का भाग 1 में 1 का गुणा 1। यानी कि वास्तव में जो बांटना है पैसे को, लाभ को, वो किस अनुपात में बांटना है, 2:1:1। अब ये डायरेक्टली ना दे करके 2:1:1 इस तरीके से दे दिया था, तो आप इतना कर लीजिएगा। काफी सारे बच्चे यहीं पे परेशान हो गए होंगे जिनका मैथ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है। बात को समझना, 2 का 4 में भाग दिया तो 2 आया, और इस 2 का 1 में गुणा करते हैं तो 1 ही आएगा, क्योंकि वहां पे 1 है। 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आया, 1 में 1 का गुणा किया 1 आया, 4 में 4 का भाग दिया 1 आया, 1 में 1 का गुणा 1 आया। मतलब जो अपना लाभ आएगा या हानि आएगा लाभ हानि नियोजन खाते से, उसको 2:1:1 के साझेदारों में बांटना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है उनकी पूंजी क्रमशः 12,000, 8,000 और 6,000 है। उनकी पूंजी दी हुई है, ठीक है, बाद में देखेंगे पूंजी, क्योंकि पूंजी पर ब्याज यहां लगाएंगे। आगे क्वेश्चन ने दिया उनकी पूंजी पर ब्याज 5% है और आहरण पर भी 5% ब्याज लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म का 2017-18 में फर्म का लाभ उपयुक्त संयोजनों के पूर्व 11,500 रुपया था। सबसे पहली लाइन तो अपन की यही लिखी जाती है, बाई बैलेंस बीडी। कल किसी बच्चे का मेरे को मैसेज मिला था कि सर मुझे पूर्व और पश्चात समझ में नहीं आ रहा। बच्चा आप ध्यान से समझ लो पूर्व और पश्चात का मतलब क्या है। अगर मान लो यहां पे लिखा होता, आगे चल के हम लोग जो सवाल करेंगे, अभी तो स्टार्ट है फिलहाल, वो चीजें वहां पे भी क्लियर हो जाएंगे सवाल के माध्यम से। अगर यहां पे लिखा होता कि जो फर्म का लाभ है वो 11,500 रुपया है पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर यहाँ पे लिखा होता फर्म के जो अंत का लाभ है 11,500 रुपया, वो पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात है, तो यहां पर पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं करते। अब या तो पश्चात लिखा होता या तो बाद लिखा होता, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। ठीक है, अगर लिखा होता कि फर्म का लाभ वेतन देने के बाद था तो यहां पर वेतन की गणना नहीं करते। अगर लिखा होता फर्म का लाभ वेतन देने के पश्चात था, तब भी यहां पे वेतन की गणना नहीं करते। मतलब 2 कंडीशन होनी चाहिए तभी यहां पे गणना होगी। पहला, या तो पूर्व लिखा हो, समायोजनों के पूर्व हो, या वेतन और पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व हो, या तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तब भी यहां पे गणना होगी। तो अगर नहीं लिखा हुआ है फर्म के लाभ के बाद कि संयोजनों के पूर्व है पश्चात है, तो अपन को यही मानना है कि पूर्व है और इसकी गणना यहाँ पे करेंगे। तो समझ गए बच्चा, यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखना है कि अगर पश्चात दिया हुआ है किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या वेतन या कमीशन के, तो उसकी गणना यहाँ नहीं करेंगे, और या तो बाद में दिया हुआ है तो गणना नहीं करेंगे, बाकी सभी में गणना की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ है नहीं।
आप मेरे से बोल सकते हो कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं बोलूंगा बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 5% से ब्याज देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट की मैंने पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है, आप समझ पा रहे हो अब, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राकेश, राजेश और अनुपम साझेदार लिख लेते हैं। कौन कौन है? बोले सर राकेश है, फिर कौन है? बोले सर राजेश है, और फिर कौन है? बोले सर अनुपम है। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझना है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगी इन सब क्वेश्चनों को करके, ठीक है। इनकी पूंजी कितनी है? बोले सर 12,000, 8,000 और 6,000 है। कितनी पूंजी है? बोले सर 12,000, 8,000 और 6,000। 12,000 राकेश की है, 8,000 अनुपम की है और 8,000 राजेश की है और 6,000 किसकी है? बोले सर अनुपम की है। 12,000, 8,000 और 6,000। इस 12,000 का अपन 5% निकालेंगे, इस 8,000 का अपन 5% निकालेंगे और इस 6,000 का अपन 5% निकालेंगे। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा? बोले सर ये 600 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ जाएगा? बोले सर 400 आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आएगा? बोले सर 300 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो पूंजी पर ब्याज आएगा वो 600, 400 और 300 आ जाएगा, ठीक है। टोटल यदि बात की जाए तो पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा? बोले सर 1300 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपने देखा था, जब हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे थे तो पूंजी पर ब्याज जो निकला था वो वार्षिक निकला था, उसमें हमने 6 महीने का निकाला था। बच्चे याद रखना, वहां पे हमने 6 महीने का इसलिए निकाला था क्योंकि वो खाता 6 महीने में बंद हो रहा था। यहाँ पे खाते के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब वर्ष के अंत में ही खत्म हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोले सर यहाँ पे आ जाएगा 1300। अब आप मेरे से बोलेंगे कि सर आरन पर ब्याज का रेट दिया हुआ है, तो रेट होने से क्या मतलब है? भाई आरन भी तो दिया होना चाहिए। आरन पर ब्याज होने से क्या मतलब है? आरन की ब्याज क्या रेट होने से क्या मतलब? आयरन तो दिया होना चाहिए। और आप पूरे क्वेश्चन को देख डालिए, कहीं पर भी आयरन के बारे में नहीं दिया हुआ है। और जब आयरन के बारे में नहीं दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, किस पर आयरन पर ब्याज लगाएंगे? तो आयरन पर ब्याज की गणना यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि केवल आयरन पर ब्याज का रेट दिया हुआ, आयरन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ना तो ब्याज निकाल के दिया हुआ है। हम सबको पता है कि या तो आयरन पर ब्याज निकाल के दिया होगा या तो आयरन दिया होगा तो उसका रेट दिया होगा। यहाँ पे रेट दिया है लेकिन आयरन निकाल के नहीं दिया, तो नहीं लिखना है, ठीक है। आगे इसको जोड़ लेते हैं। आप सबको पता है 11,500 इधर का योग ज्यादा आएगा। इस 11,500 में से हम 1,300 घटाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 11,500 में से जब हमने 1,300 घटाया तो फाइनली ये कितना आएगा? 0 0 5 में 3 गए 2, 10,200। ये 10,200 हमारा आ गया प्रॉफिट की लॉस, तो प्रॉफिट है, याद रखना। ये 10,200 हमारा क्या आ गया? बोले सर ये हमारा 10,200 प्रॉफिट आ गया। यानी लाभ हानि नियोजन खाते से क्या आया है? लाभ आया है। लाभ क्यों आया है? क्योंकि ये कैसा शेष आया है? बोले सर ये क्रेडिट शेष है। कैसा शेष है? क्रेडिट, तो इसलिए लाभ आया है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर शेष तो डेबिट में है। भाई यहाँ की अमाउंट ज्यादा था ना, इसलिए ये क्रेडिट शेष है, डेबिट शेष नहीं है। डेबिट में आया है लेकिन शेष किसका है? क्रेडिट का है, ठीक है। 10,200। अब इस 10,200 को, जैसे कि आप सबको पता है कि साझेदारों में बांट देना है। साझेदार कौन है? बोले सर राकेश है। फिर कौन है? बोले सर राजेश है। फिर कौन है? बोले सर अनुपम है। कौन है? अनुपम है, ठीक है। तो बांट दो। अनुपात तो दिया हुआ है 2:1:1। अब बांटना कैसे है इसको भी समझ लो। काफी सारे बच्चे यहाँ पे बांटना भी नहीं समझ पा रहे होंगे। 10,200 लाभ है। इस 10,200 के लाभ में पहले वाले को 2/4 मिलेगा, 2 इन दोनों को जोड़ करके 4 लिख देना है। दूसरे वाले को 10,200 का 1/4 मिलेगा और तीसरे वाले को 10,200 का 1/4 मिलेगा। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप लोगों को अब चीजें क्लियर है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 5100 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2,550 आ जाएगा। और इसको भी जब आप करोगे तो ये 2,550 आ जाएगा। फाइनल यदि बात की जाए तो हमने लाभ को बांट दिया। 5100 राकेश को मिल गया, 2550 राजेश को मिल गया और अनुपम को भी मिल गया 2550। क्वेश्चन में दिया हुआ था साझेदारों के पूंजी खाते भी तैयार करिए। तो बच्चे यहाँ पे लाभ और नियोजन खाता तो बनके तैयार हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ने पूंजी खाता भी बोला हुआ था। तो चलिए फटाक से अपन साझेदारों के पूंजी खाते भी तैयार कर लेते हैं। और आप सबको पता है कि जब भी बोलेगा पूंजी खाता तैयार करने की बात, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है परिवर्तनशील पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना, आपको
जो आपका यूनिट टेस्ट भी होगा या जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो जब वहां पे बोलेगा कि पूंजी खाता तैयार करिए, तो आप समझ जाना कि पूंजी खाते का मतलब वहां पे परिवर्तनशील पूंजी खाते से है। ठीक है, अब परिवर्तनशील पूंजी खाते के बारे में भी पूछ सकता है, तो उसके बारे में तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि परिवर्तनशील पूंजी खाता क्या होता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते का मतलब होता है जहां पे चालू खाता और स्थायी पूंजी खाता दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसी को हम लोग परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे लिख लेते हैं, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं थी, एक पार्टिकुलर डेट अमाउंट, क्योंकि सब आप लोगों को पता ही है ना, प्रीवियस सवालों में भी हम लोग कर चुके हैं इनके बारे में। तो डेट हो गया, यहाँ पे पार्टिकुलर हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा राकेश। ठीक है, आपका राकेश हो गया, राकेश के बाद यहाँ पे राजेश हो गया, राकेश के बाद यहाँ पे राजेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे राजेश के बाद अनुपम हो गया। ठीक है, अनुपम, यहाँ पे फिर डेट हो गया, यहाँ पे फिर पार्टिकुलर हो गया। बात को समझते जाना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोले सर यहाँ पे राकेश हो जाएगा, फिर यहाँ पे राजेश हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अनुपम हो जाएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब सबसे अपन का पहला काम क्या है, तो सबसे अपन का पहला काम है यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी लिखना। इस बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है, इस बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि साझेदारों के द्वारा व्यापार के प्रारंभ में लगाई गई पूंजी, ये प्रारंभिक पूंजी होती है। इस बात को समझिए, ये प्रारंभिक पूंजी होती है बाई बैलेंस बीडी। कितना, 12,000, 8,000 और 6,000। कितना आएगा, बोले सर 12,000, 8,000 और कितना आ गया, बोले सर ये 6,000 आ गया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रारंभिक पूंजी होती है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं। ठीक है, और जो 2CD आती है वो अंतिम पूंजी होती है। यानी कि अगर बात की जाए तो अगर व्यापार 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है तो ये 1 अप्रैल की पूंजी है, और ये जो 2CD आएगी कैरिड डाउन, जो सब घटा के लिखते हैं, वो उस व्यापार के अंत की पूंजी होती है। यानी कि अगर 31 मार्च को व्यापार क्लोज हो रहा है तो 31 मार्च की वो पूंजी होगी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी लिखा। उसके बाद अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे इधर जो भी मदें आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसको भी लिख दो जल्दी से, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी, 600, 400, 300, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 600, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 300। आगे क्या दिया हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिया हुआ, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से भी दिया हुआ है, तो अब बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो, या बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश का हिस्सा यहाँ पे 5100 है, इसका हिस्सा यहाँ पे 2,550 है, और इसका हिस्सा यहाँ पे 2,550 है। अब एक चीज नोट कर लेना आप सभी लोग, क्या नोट करना है, नोट ये करना है कि यहाँ पे सैलरी भी होती तो लिख देते, यहाँ पे कमीशन भी होता तो लिख देते, और डेबिट में, पूंजी खाते के डेबिट में यदि आहरण होता या आहरण पर ब्याज होता तो भी उसका लेखा यहाँ होता, या तो लाभ हानि नियोजन खाते से हानि आती तो भी यहाँ पे क्रेडिट में जाती। क्योंकि आप सबको पता है कि यदि लाभ हानि नियोजन खाते में हानि आई है तो उस हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। किधर किया जाता है, डेबिट। या तो आहरण पर ब्याज होता तो कहां आता, डेबिट आता, या तो आहरण होता तो डेबिट आता, लेकिन ना तो आहरण था, ना ही आहरण पर ब्याज था, और ना ही हानि आया था क्योंकि लाभ आया था। अब अपन को कुछ नहीं करना है, बस बच्चा इसको जोड़ करके और जल्दी से इसको लिख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, बोले सर वही हमारा हो जाएगा CD। ठीक है, तो जल्दी से इसको जोड़िए, ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा हमारा 12 5 17,700, 17,700। इसको अपन जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10,950, 10,950, और इसको अगर अपन जोड़ेंगे, एक सेकंड, इसको अगर अपन जोड़ेंगे तो 6 2 8, 8,850। ठीक है, क्लियर है, चेक कर लो, आंसर सही है, बिल्कुल सही है, 17,700, 10,950, 8,850। क्योंकि यहां पे घटाने के लिए तो कुछ है नहीं, तो यही तुम्हारा आ जाएगा 17,700, 10,950, और ये आ जाएगा 8,850। ओके, क्लियर है। अब देखो ये क्या आ गया, इस बारे में भी समझो। ये जो आया है 17,700 CD के रूप में, 10,950, और ये आया 8,850, ये तुम्हारा आया है अंतिम पूंजी। ये कैसी पूंजी आई है, अंतिम पूंजी, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। और ये तुम्हारी कैसी पूंजी है, प्रारंभिक पूंजी है। इस बात को भी समझना, क्योंकि अगले सवाल में जब हम लोग चलेंगे तो ये पूंजी दी हुई है, ये नहीं दी हुई है, और पूंजी पर ब्याज बस केवल पूछा हुआ है। तो समझ गए बात को, ये हमारी क्या है, अंतिम पूंजी है। उस फर्म के द्वारा उन व्यापारियों की उस साल की अंतिम पूंजी 17,700, 10,950, 8,850 थी, जबकि प्रारंभ में तो 12,000 थी। तो भाई 12,000 में उन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो पाया, पूंजी पर ब्याज भी तो पाया, और फर्म के द्वारा लाभ भी तो पाया, तो इन सबको जोड़ करके उनकी अंतिम पूंजी हो गई।
ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में भाई, बहुत ही सिंपल सा, एक बार फिर से सुन लो भाई। बाई बैलेंस बीडी हमको लिखना था, हमने लिख दिया। इसके जो भी पूर्व है इसका लेखा यहाँ पे होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया, राकेश राजेश अनुपम को निकाल दिया, 5% दिया हुआ था, बहुत ही सिंपल सा था। उसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो 11,500 में से 1300 घटा 10,200 आया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी आता है तो उसको हम लोग बांट देते हैं साझेदारों में, या तो समान अनुपात में या तो दिए गए अनुपात में, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे अनुपात दिया हुआ था तो हमने दिए हुए अनुपात को बांट दिया। अनुपात 1/2, 1/4, 1/4 दिया हुआ था। मैंने बताया कि हर बराबर होना चाहिए। अगर संख्या फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो भिन्न में, तो इनके फ्रैक्शन बराबर करने के लिए, सॉरी इनके हर बराबर करने के लिए हमने 4 कैल्शियम लिया। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 4 1 कम 4 1, 4 1 कम 4, मतलब 2:1:1 के अनुपात में हमने लाभ को बांटा। इस 10,200 को हमने 2:1:1 के अनुपात में बांटा, तो 5100, 2550 और 2550 आया। चूंकि क्वेश्चन में पूंजी खाता बनाने के लिए बोला हुआ था और हम सबको पता है कि पूंजी खाते का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो बाई बैलेंस बीडी लिखा, पहले पूंजी लिखी, प्रारंभिक पूंजी साझेदारों की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, पाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिखा। यहाँ पे आरण उतारण पर ब्याज होता है, आप सबको पता है क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेटिव बताया हुआ है। ना तो आरण था, ना ही आरण पर ब्याज था, और ना ही लाभ नियोजन खाते में हानि थी कि हम लिखते। तो पूरा ये जो था वो यहीं पे क्या आ गया, सीडी आ गया। ये प्रारंभिक पूंजी होती है और ये अंतिम पूंजी, यानी सीडी जो होती है वो अंतिम पूंजी होती है और जो बीडी होती है वो प्रारंभिक पूंजी होती है। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। अब अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन ना हो करके काफी सारे जैसे बच्चे मैसेज किए, कुछ बच्चे की सर हमारे यहाँ जैसे जीपीएच की बुक लग रही है, तो भाई मेरे जीपीएच की अगर बुक रही है तो परेशान क्यों हो रहे हो? जीपीएच की बुक में भी तो क्वेश्चन इसी तरीके से है, ठीक है। वहां पे नाम बस चेंज होगा और कुछ नहीं, और नंबर तो ये चीजें तो बोर्ड एग्जाम में भी आपके साथ होंगी। अभी आपका जो टेस्ट होगा 15 दिन वाला 15 सितंबर को, तो उसमें भी आप देखोगे तो डिजिट तो वहां पे भी आपको चेंजिंग मिलेगी। जरूरी नहीं है कि ये शिवलाल की बुक से मिले या जीपीएच की बुक से मिले, लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। जो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो थ्योरी है वो थ्योरी कुछ मेरी किताब में नहीं है, या कुछ बोल रहे हैं कि वो क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन का क्या करोगे, अचार डालोगे? जितनी थ्योरी मैंने लिखाई हुई है, जितने सवाल मैं आपको करा रहा हूं, जिस तरीके से आपका जब यूनिट टेस्ट होगा तो आप देख लेना, भोपाल से पेपर बन के आएगा, आपसे पूरा बनेगा। बस तो वेट कर लो, जब आएगा तो आप देख लेना, अकाउंट को मैच कर लेना, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। 31 मार्च 2018 के बाद खाता पुस्तकें बंद होने पर माउंटेन, हिल एवं रॉक की पुस्तकें क्रमशः 4 लाख, 3 लाख तथा 2 लाख पर थी। एक बात बताओ, ये कैसी पूंजी दी है? बोले सर अंतिम पूंजी। सर क्या बात कर रहे हैं, अंतिम पूंजी थोड़ी है, ये तो प्रारंभिक पूंजी होगी। भाई ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ और क्वेश्चन में डेट को पढ़ो। क्वेश्चन में डेट क्या लिखी हुई है कि जो माउंटेन है, जो हिल है, जो रॉक है, उनकी जो पूंजी वो 31 मार्च 2018 के बाद है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये अंतिम पूंजी कितनी दी हुई है? बोले सर माउंटेन की दी हुई है 4 लाख। ध्यान से समझो, माउंटेन की कितनी दी हुई है? बोले सर 4 लाख। ये माउंटेन जी हैं, ठीक है। इनकी अंतिम पूंजी कितनी है? सर इनकी अंतिम पूंजी दी हुई है 4 लाख, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो फिर क्या है, उसके बाद दिया हुआ है हिल, हिल की पूंजी है 3 लाख। माउंटेन के बाद हिल है, इनकी पूंजी कितनी है? बोले सर इनकी पूंजी है 3 लाख, ठीक है। इनकी पूंजी कितनी है? 3 लाख है। आगे क्या दिया हुआ? रॉक, रॉक की पूंजी कितनी है? बोले सर रॉक की पूंजी है, रॉक की पूंजी दी हुई है कितनी? 2 लाख पर थी। कितनी थी? 2 लाख पर थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये कैसी पूंजी है? अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी याद आया? अंतिम पूंजी का मतलब मैं लिख सकता हूं, ये थी टू बैलेंस सीडी। ये कैसी पूंजी थी? ये पूंजी थी टू बैलेंस सीडी। समझ गए बात को ना? ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि यह पाया गया कि इन पर 10% वार्षिक ब्याज दर का विलोपन है। मतलब इन पर 10% का ब्याज नहीं लगाया गया। विलोपन का मतलब होता है 10% ब्याज नहीं लगाया गया। अभी आप सबको पता है कि 10% ब्याज इन पर नहीं लगा होगा, क्योंकि 10% ब्याज तो बाई बैलेंस से बीडी पर लगता है ना। बात को ध्यान से समझो, जो 10% रेट लगाया जाता है पूंजी पर ब्याज, वो किस पर लगाया जाता है? पूंजी पर। तो कैसी पूंजी पर? प्रारंभिक पूंजी पर कि अंतिम पूंजी पर? भाई हम लोग शुरुआत में ही पढ़ते थे कि ABC ने 10,000, 15,000, 20,000 का व्यापार लगाकर शुरू किया, जिस पर 5% ब्याज है। तो जो 5% ब्याज लगता था वो 10,000, 15,000, 12,000 में लगता था, यानी कि स्टार्ट की पूंजी पर। तो वो ब्याज नहीं लगाया गया। उसके बाद फाइनली ये क्लोजिंग कैपिटल निकाल के दे दिया गया। आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला हुआ है वर्ष का पूरे लाभ 1,50,000 है, यानी कि लाभ भी दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लाभ दिया हुआ है
1,50,000 दिया हुआ है। ये कुल लाभ है। इस 1,50,000 में से तीनों का हिस्सा भी होगा, माउंटेन का भी होगा, हिल का भी होगा और रॉक का भी होगा। आगे दिया हुआ है साझेदारों के आहरण भी दिए हुए हैं, यानी कि ड्राइंग भी दिया हुआ है, आहरण भी दिया हुआ है। आहरण पर ब्याज नहीं दिया हुआ, आहरण दिया हुआ है, ठीक है। आहरण कितना दिया हुआ, बोले आहरण दिया हुआ है 20,000, 15,000, 10,000। यानी माउंटेन का है 20,000 और हिल का है 15,000 और रॉक का है 10,000। ये आहरण दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, इस बात को समझो। क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है पूंजी पर ब्याज परिकलित कीजिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है। क्या पूछा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतनी सारी जानकारी दे करके और हमसे बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, पूंजी पर ब्याज क्या होगा। अब आपके मन में केवल एक बात आनी चाहिए कि पूंजी पर ब्याज का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज। और पूंजी कैसी, बोले सर ओपनिंग कैपिटल, यानी कि प्रारंभिक पूंजी। कैसी पूंजी, प्रारंभिक पूंजी। सर पूंजी भी दो प्रकार की होती है क्या, बिल्कुल। एक पूंजी जो बाय बैलेंस बीडी में लिखी जाती है, जिसको मैंने अभी बताया था कि वो, और एक वो पूंजी जो कहां लिखी होती है, टू बैलेंस शीट में लिखी होती है, जिसको हम लोग कहते थे कैसी पूंजी, बोले सर अंतिम पूंजी। कैसी पूंजी कहते थे, बोले सर उसे हम लोग कहते थे अंतिम पूंजी। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क इतना है कि जो पूंजी पर ब्याज लगता था वो लगता था प्रारंभिक पूंजी पर, ना कि अंतिम पूंजी पर। ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने यही तो बोला हुआ है कि पूंजी पर ब्याज लगाइए, और पूंजी पर ब्याज लगाने के लिए बच्चा हमारे पास प्रारंभिक पूंजी भी तो होनी चाहिए, जबकि सवाल में प्रारंभिक पूंजी तो दी हुई नहीं है। तो अब बात यह आती है कि प्रारंभिक पूंजी निकालते कैसे हैं। तो देखो, प्रारंभिक पूंजी निकालने का एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप ध्यान से समझ लीजिए। प्रारंभिक पूंजी निकालने का सूत्र होता है, ये सूत्र मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। कैसे, मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि मैंने इसको कैसे बनाया हुआ। तो प्रारंभिक पूंजी जब नहीं दी हुई हो तो उसका निकालने का सूत्र होता है अंतिम पूंजी, ध्यान से समझना, अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी प्लस आहरण, प्लस आहरण, प्लस आहरण पर ब्याज, प्लस आहरण पर ब्याज, प्लस लाभ हानि नियोजन खाते की हानि, लाभ हानि नियोजन खाते की हानि। इतनी चीजों को आपको जोड़ देना है और जिसमें से माइनस करना है, ध्यान से समझना, माइनस आपको करना पड़ेगा। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा वेतन, माइनस करना पड़ेगा आपको लाभ हानि नियोजन खाते का जो क्या आया है, लाभ हानि नियोजन खाते का जो आया होगा क्या, लाभ, माइनस आपको करना है कमीशन। ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनली आपकी क्या आ जाएगी, प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। सर इतना सब कुछ याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि आपको रट्टा थोड़ी मारना, मैं आपको अभी समझा रहा हूं, बात को समझो। थोड़ी देर के लिए इस मुद्दे को भूल जाओ और यहां पे आओ जहां पे मैं तुमको लाना चाहता हूं। यहां पे एक छोटी सी पार्टनर्स कैपिटल अपन बना लेते हैं, छोटी सी, बहुत छोटी सी, केवल आपको समझाने के लिए। समझो बात को, ठीक है। यहां पे हमने मान लो लिख दिया बाई बीडी, क्या लिख दिया, बाई बीडी। अब मान लो ये हमारे पास है नहीं, ये नहीं है ना भाई, यही तो हमको पता करना है, बाई बैलेंस बीडी ही तो हमको पता करना है, क्योंकि बाई बैलेंस बीडी ही तो क्या प्रारंभिक पूंजी है। आप समझो, मान लो यहां पे हमारी दी हुई है सैलरी, क्या दी हुई है, सैलरी। सैलरी मान लो हमारी दी हुई यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 200 रुपया, यहाँ पे 100 रुपया, ठीक है। आगे मान लो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हमारा मान लो ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कितना दिया हुआ है, मान लो 100 रुपया, मान लो 200 रुपया और मान लो 50 रुपया, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा मान लो सीडी निकाल के दे दिया, कितना दे दिया, बोले सर 2000 रुपया, और यहाँ पे दे दिया 2500 रुपया, यहाँ पे दे दिया मान लो 3000 रुपया। अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से निकालना है कि ये कितना होगा तो कैसे पता करेंगे, तो आप बोलोगे सर इनको पहले जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2100, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2700, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3050। इस बात को समझने का प्रयास करो। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सूत्र याद ही करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। 3050। अब बताओ 2100 में से हम 100 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, बोले सर यहाँ 2000 रहा होगा, ठीक है, समझ गए बात को। 2700 में से 200 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना रहा होगा, बोले सर 2500 रहा होगा, और 3050 में 100 को घटाएंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना आएगा, तो बोले सर ये आएगा 2850। कितना आ जाएगा, 2850 की 2950 होगा, सॉरी 2950 होगा, ठीक है।
घटा लो भाई, 3050 माइनस 100 तो 0, 5, 10 में 1 गए 9, 3, 2950 होगा। ठीक है, कितना आएगा 2950। तो अब ये कहां से आया, आप मेरे से बोल सकते हो कि सर ये यहां से आया कि जब हम लोगों ने अंतिम पूंजी को आहरण से जोड़ा और घटा दिया वेतन को। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, यहां आहरण के बाद आहरण पर ब्याज भी हो सकता था, यहां वेतन के बाद कमीशन भी हो सकता है। तो बस कुछ नहीं करना है, अंतिम पूंजी में आहरण को जोड़ देना है, आहरण पर ब्याज है तो उसको भी जोड़ देना है। लाभ अन्योजन खाते से यदि हानि आती है, मतलब इधर की जितनी भी मदें हैं वो अंतिम पूंजी खाते के साथ क्या होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, और इधर जितनी भी मदें दी हुई हैं अंतिम पूंजी खाते के साथ घट जाएंगी। तो आपका निकल के आएगा प्रारंभिक पूंजी निकल आएगी। आपका क्या निकल आएगा, प्रारंभिक पूंजी निकल आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये बात छोटी सी थी और बिल्कुल समझ में आ गई है। तो अगर क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी है तो इसी सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब बात को समझो, इस सूत्र का इस्तेमाल, ये सूत्र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोगों से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब हमें प्रारंभिक पूंजी निकालना है। क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी हुई, तो अगर नहीं दी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी प्रारंभिक पूंजी अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बात को समझो, प्रारंभिक पूंजी निकालना है किसकी, एम का मतलब माउंटेन है, एच का मतलब हिल है, और आर का मतलब रॉक है। मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, इनकी अगर बात की जाए तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब अंतिम पूंजी, क्या लिखना पड़ेगा, अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी कितनी दी हुई है इन सभी की, तो अंतिम पूंजी इनकी दी हुई है 4 लाख रुपया। अंतिम पूंजी दी हुई है, ध्यान से समझो, 4 लाख रुपया। हिल की दी हुई है कितनी, बोले सर 3 लाख रुपया। और आर की कितनी दी हुई है, यानी रॉक की कितनी दी हुई है, बोले सर उसकी दी हुई है 2 लाख रुपया। कितनी दी हुई है, बोले सर 2 लाख रुपया। बात को समझने का प्रयास करना, इस अंतिम पूंजी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, बोले सर प्लस कर देते हैं ड्राइंग। अगर ड्राइंग है और आप सबको पता है कि ड्राइंग भी है, यानी कि आहरण भी है। आहरण हम सबको पता है कि अंतिम पूंजी पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आहरण कितना दिया हुआ, बोले सर आहरण दिया हुआ है 20,000 रुपया, और आहरण दिया हुआ है 15,000 रुपया, और यहाँ पे आहरण दिया हुआ है 10,000 रुपया। जल्दी से पहले इनको जोड़ दीजिए। जब इनको हमने जोड़ा तो क्या आया, बोले सर इनको हमने जोड़ा तो ये आया 4,20,000। कितना आया, बोले सर 4,20,000 आया। इनको जब आपने जोड़ा होगा तो 3 लाख कितना आया होगा, बोले सर 15,000 आया होगा। इनको जब आपने जोड़ा तो 2,10,000 आया होगा। कितना आया, 2,10,000। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमको पता है कि क्या जोड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। आगे यहाँ पे वेतन घटाते हैं, वेतन दिया नहीं है, कमीशन दिया नहीं है, लाभ दिया हुआ है, तो माइनस क्या कर देते हैं, प्रॉफिट। माइनस क्या कर देते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, लाभ आया होगा। ठीक है, अब लाभ 1,50,000 है, तो इन तीनों में बटेगा लाभ। अनुपात दिया नहीं है तो किस अनुपात में बांट देते हैं, बोले सर तीनों को बराबर बराबर बांट देते हैं। देखो लाभ बांटने का अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसलिए लाभ हमने तीनों को क्या कर दिया, बराबर बराबर बांट दिया। ठीक है, 50,000 और माइनस क्या कर दिया, 50,000। आप सबको पता है कि यदि लाभ नियोजन खाते का लाभ है तो अभी अभी मैंने सूत्र में लिखा था कि वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आपने इसको माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 3,70,000। कितना आ जाएगा, 3,70,000। जब इसको आप माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, बोले सर ये आने वाला है, ये आने वाला है 2,65,000। कितना आने वाला है, 2,65,000। जब इसको आप घटाने वाले हो तो कितना आने वाला है, बोले सर ये आने वाला है 1,60,000। कितना आ गया, 1,60,000। अब फाइनली ये जो 3,70,000, 2,65,000 और 1,60,000 आया है बच्चा, यही तो अपनी क्या आई है, प्रारंभिक पूंजी आई है। क्या आई है, प्रारंभिक पूंजी आई है। क्या आई है, प्रारंभिक पूंजी। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रारंभिक पूंजी क्या है। तो आप समझ गए प्रारंभिक पूंजी कितनी है, 3,70,000 है, 2,65,000 है और 1,60,000 प्रारंभिक पूंजी आ गई। इस प्रारंभिक पूंजी का काम ये था, इस प्रारंभिक पूंजी का बच्चा काम ये था कि इसी प्रारंभिक पूंजी पर हमें ब्याज लगाना था। क्वेश्चन ने केवल ये पूछा था कि इस पूंजी पर ब्याज कैसे लगेगा, पूंजी पर ब्याज को परिकलित कीजिए। तो भाई हमारे पास प्रारंभिक पूंजी मिल गई है जिस पर हमें ब्याज लगाना है। अब काफी सारे बच्चे क्या करेंगे कि अंतिम पूंजी पर ही ब्याज लगा के चले आएंगे, जबकि क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि जो ब्याज लगता है वो प्रारंभिक पूंजी पर लगता है। तो अब अगर बात की जाए पूंजी पर ब्याज, जिसकी गणना करने के लिए क्वेश्चन ने हमसे बोला था, तो पूंजी पर ब्याज हमारे पास प्रारंभिक पूंजी मिल चुकी है और हमको पूंजी पर ब्याज भी अब लगा देना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो माउंटेन की अगर बात की जाए, पूंजी पर ब्याज की एम मैंने लिख दिया, चलो ये वाला लिख देते हैं। तो माउंटेन की पूंजी कितनी है, बोले सर माउंटेन की पूंजी है 3,70,000 और इस 3,70,000 पर पूंजी पर ब्याज कितना परिकलित करना है, पहले ही दिया हुआ है
कि 10% पूंजी पर ब्याज परिकलित करना है। 10% का मतलब 10/100 होता है। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? बोले सर 37,000। ये 37,000 क्या आ गया? बोले सर पूंजी पर ब्याज का पहला आंसर आ गया। किसका? बोले सर माउंटेन का। उसके बाद हिल की बात की जाए, हिल की पूंजी कितनी है? बोले सर 2,65,000 है। कितनी है? बोले सर 2,65,000 गुणे आप 10/100 करोगे, 0 से 0 कटेगा, ये कितना आ जाएगा? बोले सर ये आ जाएगा 26,500। ये 26,500 किसके आ गया? बोले सर ये आ गया हिल का। और अगर बात की जाए रॉक की, तो रॉक की पूंजी कितनी है? बोले सर रॉक की पूंजी है 1,60,000 गुणे कितना? बोले सर 10/100 है। 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? बोले सर 16,000 आ गया। क्या आ गया? 16,000 रॉक की आ गई। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों को परेशान किया होगा। मैं अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि आपको परेशान किया होगा। आप बोलोगे सर ये तो एकदम नई चीज मिल गई, ऐसी बात तो हमने पढ़ी भी नहीं थी। क्या पढ़ी नहीं थी? आपको पता नहीं था पूंजी पर ब्याज प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता था? शुरुआत में हम लोग पढ़ते थे ABC ने व्यापार को शुरू किया इतनी इतनी पूंजी लगा करके। इसका मतलब ही तो यही होता था कि जो पूंजी पर ब्याज लग रहा है वो प्रारंभिक पूंजी पर लग रहा है, 10% या 12%। इस सवाल में अंतिम पूंजी दिया हुआ था, अंतिम पूंजी के साथ साथ आहरण दिया हुआ था और लाभ दिया हुआ था। अब मैंने सूत्र के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि प्रारंभिक पूंजी की गणना करते समय अंतिम पूंजी, आहरण, आहरण पर ब्याज और लाभान्योजन खाते की हानि को जोड़ देते हैं और उसके बाद वेतन, कमीशन और लाभान्योजन खाते के लाभ को घटा देते हैं। इतना तो कॉमन सेंस, रट्टा मार लो, अगर नहीं याद है सूत्र लिख लो। और या तो जो चीजें मैंने यहाँ पे बनाई है पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहां से भी तुम समझ के चीजें कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ने यही बोला हुआ था कि प्रारंभिक पूंजी कितनी है, तो प्रारंभिक पूंजी नहीं, सॉरी, पूंजी पर ब्याज पूछा हुआ था, तो पूंजी पर ब्याज ये हम लोगों ने निकाल के कंप्लीट कर दिया। ठीक है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई भी दिक्कत वाली बात आप लोगों को होनी नहीं चाहिए।